तो दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, ये जो क्वेश्चन है ये अपना डीआई का क्वेश्चन है और ये डीआई का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बड़ा ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, इसके अलावा इस चैप्टर में कहीं कुछ भी नहीं होता। जो बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम्स होती हैं उन बैंकिंग सेक्टर्स की एग्जाम के अंदर डीआई से तकरीबन 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन आते हैं और वो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। लेकिन अपने इन एग्जाम्स के अंदर ये जो डीआई का क्वेश्चन है ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाओगे तो आप बिना बताए ही इन क्वेश्चन को बड़े इजी वे में सोल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन क्या है देखो, निम्न पाई चार्ट। अब ये जो चार्ट यहां पर आपको दिया गया है इसी का नाम है पाई चार्ट। कई बार ये डेज की फॉर्म में अपने को दिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा किस किस हिसाब के पाई चार्ट के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहां पर क्या लिखा गया है देखो, निम्न पाई चार्ट एक कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर किए गए खर्च को दर्शाता है। एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक परियोजना चलाई है और अलग अलग परियोजनाओं के अंदर उसने किस किस हिसाब से खर्चा किया है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने को इस पाई चार्ट के अंदर दी गई है। जैसे जो ए परियोजना है उसमें 15% का एक्सपेंडिचर आया, खर्चा आया। बी के अंदर 25% आया, सी के अंदर 10% आया, डी के अंदर 35% और ई के अंदर कितना आया, 15% आया। अब उसने अपने को क्या कहा है, यदि परियोजना ए पर किया गया व्यय परियोजना बी की तुलना में 60,000 रुपए कम है। क्या कहा उसने देखो, यदि परियोजना ए पर किया गया व्यय, परियोजना ए पर कितना व्यय हुआ है, परियोजना ए पर जो व्यय हुआ है अपना वो है 15%। वही तो बात कही इसने, देखो यदि परियोजना ए पर किया गया व्यय, परियोजना ए पर 15% का व्यय हुआ है, परियोजना बी की तुलना में 60,000 रुपए कम है। ए पर जो व्यय हुआ वो परियोजना बी की तुलना में 60,000 रुपए कम है। परियोजना बी पर कितना खर्च हुआ है, 25% खर्च हुआ है। उसने बोला कि 60,000 रुपए कम है, लेकिन परसेंटेज में देखो कितना वेरिएशन है, 25 और 15 के अंदर 10% का वेरिएशन है। तो अपने अकॉर्डिंग तो 10% का वेरिएशन है, लेकिन वो कह रहा है यार 10% का वेरिएशन थोड़ी ना है, वेरिएशन तो 60,000 रुपए का है। तो ये 10% किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 60,000 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 10% को 60,000 के इक्विवेलेंट रख दिया। अगर कोई डाउट आपके आता है, मान लो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस के अंदर यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैंने क्या कहा कि जो 10% है अपना वो 60,000 के बराबर हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा 60,000 में। वैसे इतना अपने को कैलकुलेट नहीं करना एग्जाम में, आप डायरेक्ट ही इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दो ना, आप क्यों उधर भाग लगाने के चक्कर में फंसते हो। तो यहां पर ये जीरो से जीरो कटेगा, तो 1% जो है वो अपना बराबर आ गया है जी 6,000। ठीक है, यहां पर मैं छोटी से छोटी चीज डिस्कस करूंगा। छोटी से छोटी चीज मैं इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मैथ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी अपने इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं ना कहीं मैथ को लेकर के कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो 1% की जो वैल्यू है वो 6,000 की इक्विवेलेंट आ गई। उसने अपने से क्या पूछा है कि कंपनी द्वारा परियोजना डी पर किया गया व्यय कितना है, परियोजना डी पर कंपनी ने कितना व्यय किया है। तो परियोजना डी जो है वहां पर व्यय किया गया है जी 35% का। तो 1% की वैल्यू अपने पास 6,000 है, तो क्या आप 35% की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो 35% जो अपने पास है, 1% की वैल्यू है 6,000। 35% की वैल्यू निकालने के लिए आप इस 1% को मल्टीप्लाई कर दो 35 से, तो ये जो अपना 6,000 है इसको जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 का जीरो, हासिल आए 3, 6 का 18 और 3 21 और ये 3 जीरो आगे आ गया। अपने पास कितना आ गया, 2,10,000 आ गया अपने पास। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऐसा ऑप्शन है ना अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना पड़ा क्या आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, मैथ में कुछ करना नहीं पड़ता। जितना भी अपने को एग्जामिनर बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप करते चले जाओ, आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। आप मैथ का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करते हो,
हर क्वेश्चन हमेशा 3 स्टेप के अंदर सोल्व होता है। वो 3 स्टेप कौन कौन सी होती है? पहली स्टेप ये होती है कि आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन वास्तव में आपको क्या कहना चाह रहा है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देता है ताकि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाए और एक इजी से क्वेश्चन को गलत कर बैठे। तो पहला टारगेट क्या है अपना कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज को ढंग से समझें। ये किसी भी क्वेश्चन को करने की स्टेप नंबर फर्स्ट होती है। और स्टेप नंबर सेकंड क्या होगी? स्टेप नंबर सेकंड ये होती है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और किस फॉर्मूले का यूज करना है। ये आपका स्टेप नंबर सेकंड है। अच्छा, स्टेप नंबर थर्ड क्या होती है? स्टेप नंबर थर्ड होती है उस कैलकुलेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि उसने पहली स्टेप ठीक से अप्लाई कर ली, उसने सेकंड स्टेप भी ठीक से अप्लाई कर ली, लेकिन थर्ड स्टेप जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है वो उसने गलत कर दिया। तो पहली और सेकंड स्टेप जो हम लोगों ने की है उस पर तो पानी फिर गया। तो जो थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन वाली, उसको आपको बहुत ढंग से करना है। कैलकुलेशंस को बहुत धीरे धीरे करना है, बहुत ही शांत माइंड से करना है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं रखनी और किसी प्रकार की कोई भी आपको एग्जाम के अंदर घबराहट नहीं दिखानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो घबरा जाते हैं और जितनी मेहनत उन्होंने एग्जाम के अंदर की, एग्जाम की तैयारी के लिए की होती है, वो उतना अच्छा परफॉर्म एग्जाम के अंदर नहीं कर पाते। जबकि वो बिना घबराए जाते तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। खैर, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हमने बात की, जो आंसर जो अपनाया वो ऑप्शन नंबर सी आ गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी सिंपल है। इस क्वेश्चन को किस किस हिसाब से एग्जामिनर पूछ सकता है उस चीज को लेकर के भी मैं आपसे बात करूं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केवल इसी क्वेश्चन को लेकर के। अब वो 2-3 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के बाद में मैं आपके सामने वो 2-3 क्वेश्चन भी रखने वाला हूं। तो यहां पर देखिए आप, इसने क्या कहा है कि टीना जो 16 वर्ष की है अपने भाई से 4 गुना बड़ी है। यहां पर हम लेंगे एक तरफ टीना को और यहां पर ले लेंगे हम टीना के भाई को, ब्रदर ऑफ टीना। ठीक है, टीना जो 16 वर्ष की है, टीना की एज उसने अपने को दी है कितनी? 16 वर्ष। अपने भाई से 4 गुना बड़ी है। तो आप मुझे ये बताओ यहां पर मैं कौन सा नंबर रखूं जिसका 4 गुना करने पर मुझे 16 मिल जाए? तो सीधा दिमाग में एक ही नंबर आएगा कि 4 ऐसा नंबर है जिसका 4 गुना करने पर अपने को 16 मिलेगा। तो सोचना क्या है, फटाक से 4 रख दो ना आप यहां पर। अब जैसा उसने क्वेश्चन के अंदर कहा वैसा हमने यहां पर किया। उसने क्या कहा, देखो टीना जो 16 वर्ष की है, टीना 16 वर्ष की है, अपने भाई से 4 गुना बड़ी है। तो इसके भाई का आप 4 गुना करोगे तो बताओ 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने किया। आपको भी वैसा का वैसा करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए आप उस स्टेप को फॉलो करते चले जाओ, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। आगे देखिए, जब वह अपने भाई से दुगनी उम्र की होगी, जब वह अपने भाई से दुगने उम्र की होगी तो उस समय टीना की उम्र क्या होगी, टीना की एज क्या होगी? तो हमने मान लिया कि एक्स वर्ष बाद जो टीना की एज है वो अपने भाई की एज की 2 गुना हो जाती है। हमने क्या माना, टीना की एज जो है वो एक्स वर्ष के बाद में अपने भाई की एज की कितना गुना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो यहां पर जो आपको एज मिलेगी अब हो जाएगा 16 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स। यहां पर मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि वहां पर बाद की बात कर रहा है, यदि पहले की बात करता तो मुझे माइनस करना पड़ता। बहुत इजी सी बात है। अब यहां पर उसने क्या कहा कि जो टीना की एज है वो अपने भाई की एज की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। मैंने दुगनी कर दी। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट हमने अप्लाई किया, हमने पहले क्वेश्चंस को ढंग से समझा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। स्टेप नंबर सेकंड हमने ठीक से अप्लाई किया, हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई करना है। अब जो तीसरी स्टेप है वो है अपनी कैलकुलेशन वाली, और यहां पर अब मैं आपको तीसरी स्टेप कैलकुलेशन वाली अप्लाई करके दिखा देता हूं। देखो यहां पर अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस एक्स से,
ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस एक्स से, तो जब 16 प्लस एक्स से 1 मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास आ जाएगा 16 प्लस एक्स। 1 किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो वो की वो संख्या आ जाती है। अब यहां पर 4 प्लस एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 8 प्लस 2x। x की वैल्यू अपने को निकालनी है तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। यहां से इस एक अक्ष से ये अक्ष कट जाएगा तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 8। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इस x को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो x आ जाएगा, 16 में से ये 8 माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। अब आगे देखो, उसने पूछा क्या है तो उस समय टीना की उम्र क्या होगी, तो टीना की उम्र तो जब दुगनी हुई तो कितनी हमने मानी है 16 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप कितनी रखोगे 8 रख दोगे। जब x की वैल्यू आप 8 रख दोगे तो 16 प्लस 8 जो है अपने पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर समझ में आया होगा आपके। अब यहाँ पर वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछता तो वो डायरेक्ट पूछ लेता कि कितने वर्ष बाद जो टीना की उम्र है वो अपने भाई की उम्र की दुगनी होगी। तो साफ साफ दिख रहा है ना, x इक्वल टू 8 क्या है, x यही तो बता रहा है कि 8 साल के बाद में उसके भाई की उम्र की दुगनी हो जाएगी टीना की उम्र। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ढंग से समझ में आया होगा। आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको इस क्वेश्चन के अंदर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वर्बली बता सकते हो कि 3 से 3 कट जाएगा 1/5 तो 0.20 होता है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जहां पर भी आपको ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, जहां पर भी आपको नंबर्स के बीच में ऑफ लिखा हुआ मिल जाए उसका मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको, जैसे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं अपने पास 1/2 ओ 5/3 ओ 3/2 ओ 9/7 ओ 7/2, ऐसे कोई नंबर लिखे हुए हैं। तो आपने यहां पर सबसे पहले अपनी नजर गई ऑफ के ऊपर कि यहां पर तो अपने को ऑफ दिया गया है, तो जैसे ही ऑफ आपने देखा तो माइंड के अंदर एक स्माइली फेस अपने पास बनना चाहिए कि ऑफ आया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा ऑफ की जगह पर। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, इस ऑफ को हटा देना है और यहां पर मल्टीप्लाई का साइन ले आना है आपको। देखो 9/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2, बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो वैसा ही तो उस क्वेश्चन में है, ये थोड़ा बड़ा है वो तो बहुत छोटा है। यहाँ पर देखो आप 3/5 का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/5, 1/5 तो 0.20 होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब इतना लिखने की जरूरत थोड़ी थी, अपने को तो क्वेश्चन के अंदर ही पता लग रहा है कि 3/5 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया 1/5 बचेगा 0.2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए ना तो फालतू पेन चला करके अपना टाइम बिल्कुल खराब मत किया करो, थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो। और जब दिमाग नहीं चलेगा तो फिर पेन तो चला नहीं, पेन चला लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट आपके आगे भी बहुत काम आएगा। किस चीज का कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको इस हिसाब की कैलकुलेशन सोल्व करनी पड़ती हैं तो वहां पर हमेशा वी बोर्डमास रूल काम करता है। ये हमेशा वी बोर्डमास रूल के तहत सोल्व होती है। क्या होता है वी बोर्डमास रूल, पहले आप उस चीज को समझिए। वी बोर्डमास, यहां पर यदि मैं ऐसे चलूं, इस हिसाब से चलने पर जो जो अल्फाबेट्स जिस जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जो इक्वेशन है वो सोल्व होती है। सबसे पहले क्या आ रहा है, यहां पर v आ रहा है, तो इस v का मतलब होता है विनकुलम। v का मतलब क्या होता है, विनकुलम। अब दिमाग में एक चीज आएगी कि यार ये विनकुलम कौन सी बला का नाम है, तो ये कोई बला नहीं है, इस विनकुलम का ही सेकंड नाम होता है बार। बार आपने सुना होगा, इसी विनकुलम को बार बोला जाता है।
और तीसरा नाम और कई बार देखने को मिल जाता है जिसका नाम है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये भी बार का ही नाम है। जैसे आपने बूलियन अलजेब्रा तो पढ़ी होगी, तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम लोग ये देखते हैं ना, जैसे फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर होता है अपना लॉजिक गेट्स, तो उन लॉजिक गेट्स के अंदर ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बूलियन अलजेब्रा का। तो बूलियन अलजेब्रा में करते हैं ना हम लोग ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी, ये 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा होता है तो लिख देते हैं ए प्लस बी। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है, ये दो डंडे जो रखे हुए ना, दो लठ जो रखे हुए हैं, ये क्या है, यही तो बार है, इसी को विनकुलम बोला जाता है। बस यहां पर वो क्या करेगा, इस बार के नीचे कुछ नंबर्स बैठा देगा, और जब भी बार के नीचे कुछ नंबर बैठे हुए हैं आपको मिल जाएं, तो सबसे पहले हमेशा ये विनकुलम ही सोल्व होता है। इस बात को खास ध्यान में रख लेना है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी विनकुलम देकर के नहीं पूछेगा, आपको एक सिंपल सी इक्वेशन दी हुई होगी। ये तो कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो विनकुलम का अर्थ आपको समझ में आया। विनकुलम के बाद में सोल्व आउट होता है आपका बी। अब बी समझ में आना चाहिए कि ये बी क्या चीज है। तो ये जो बी होता है, इस बी को बोला जाता है ब्रैकेट। बी को क्या बोलते हैं, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। जब भी किसी इक्वेशन के अंदर, किसी ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ नंबर्स बैठे हुए मिल जाएं, तो सबसे पहले वह ब्रैकेट सोल्व होता है। तो सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, यदि इक्वेशन में विनकुलम हो तो विनकुलम सोल्व होगा, उसके बाद में ब्रैकेट सोल्व होता है, और उसके बाद में ओ सोल्व होता है। ये ओ क्या चीज है ये भी तो बताओ। अरे इस ओ का मतलब होता है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या चीज है, जैसे आपको किसी इक्वेशन में कोई स्क्वायर रूट लिखी हुई मिल जाए, किसी इक्वेशन में कोई इंडिसेस वगैरह लगाई हुई मिल जाए, तो उसका मतलब होता है ऑर्डर। थर्ड नंबर के ऊपर हमेशा ऑर्डर सोल्व होता है। ठीक है, पहले विनकुलम सोल्व होगा, फिर ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑर्डर सोल्व होगा, और उसके बाद में डी सोल्व होगा। और डी का मतलब होता है आपका डिवीजन। जैसे हम लोग भाग लगाते हैं ना, डी का मतलब होता है डिवीजन। फोर्थ नंबर के ऊपर हमेशा डिवीजन सोल्व होता है। फिर जो पांचवा नंबर है वो आपका मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन सोल्व होता है, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन सोल्व होता है। तो आपका जो एग्जाम का जो लेवल है, उसमें आपको कभी भी ये तीन चीजें इक्वेशन के अंदर दी हुई नहीं मिलेंगी। अपने को डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हमेशा देखने को मिलता है। इतनी चीज ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो लास्ट वाले दो है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनका सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखता। आप चाहो तो पहले सब्ट्रैक्शन को भी सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो पहले एडिशन को भी सोल्व कर सकते हो। इनका कभी आपकी इक्वेशन के आंसर के ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब ये वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर अपने को यही डी एम ए एस अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर देखो एक तरफ तो ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिवीजन। ये इक्वेशन कुछ ऐसी है, देखो 12 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 29। ऐसे है ये इक्वेशन। अब इसमें एक चीज देखो आप, इसने अपने को क्वेश्चन में क्या कहा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर स्थानांतरित करना चाहिए। कौन से दो ऐसे साइन है जिसको यदि हम इंटरचेंज करेंगे तो उस केस में ये वाली जो इक्वेशन है वो 29 की इक्विवेलेंट आ जाएगी, 29 के बराबर आ जाएगी। तो यहां पर आपको एक एक ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। या तो आप यहां पर प्लस की जगह माइनस रखो, या फिर माइनस की जगह प्लस रखो, ये पहला ऑप्शन कह रहा है। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से सोल्व करते हो, यहां पर मैं आपको एक बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको स्टार्टिंग से सोल्व करोगे तो आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी, और लास्ट में आप चौथी चीज भी चेक करोगे। उसके बाद में आप ये बता पाओगे कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आप कभी भी उसको स्टार्टिंग से सोल्व मत किया करो। एग्जामिनर का काम यही है कि वो आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब करे, इसलिए वो क्या करता है, 70 से लेकर के 80% केस के अंदर जो आंसर मिलेगा वो तीसरा या फिर चौथा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आप स्टार्टिंग से चेक क्यों करो, आप लास्ट से चेक करो ना, ताकि आपको फटाफट आंसर मिल जाए।
तो आप इसमें भी लास्ट से चेक कर लो। तो इसमें लास्ट से चेक करते हैं, देखो 70% केस में ऐसा होगा, 70 से 80% केस आपको ऐसा मिल जाएगा, जो ऑप्शन मिलेंगे वो आपको सी और डी में से मिलेंगे। तो आप लास्ट से चेक करो ताकि आंसर तक हम लोग फटाफट पहुंच जाए। इसको इरेज करता हूं मैं एक बार। अब अपने पास इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन को यहां मैं राइट डाउन कर देता हूं। 12 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 29। अब मैंने क्या कहा आपसे कि सबसे पहले आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पहले चेक करो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला ऑप्शन यदि मैं यहाँ पर चेक करूँ तो माइनस की जगह पर तो मैं डिवीजन रख दूंगा और डिवीजन की जगह मैं माइनस का साइन रख दूंगा और उस इक्वेशन को बोर्ड मास रूल से सोल्व कर दूंगा। बस इतना सा काम है, तो इतना सा काम कर देते हैं ना, कितना टाइम लगता है देखो। 12 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पर आ गया डिवाइड का साइन, प्लस 10 माइनस 5। इसको सोल्व करने पर यदि 29 आ गया तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। करें सोल्व। सी बोर्ड मास रूल से सोल्व करना, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। कई लोग डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं ना, आंसर कुछ और आ जाता है, और जो आंसर आएगा ना वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन ही ऐसा देगा आपको, और जैसे ही आपने पहला ऑप्शन मार्क किया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां से देखो आप इसको सोल्व करते हैं तो पहले डिवीजन सोल्व होता है, ये आ गया 2। फिर मल्टीप्लीकेशन सोल्व होता है तो 12 दूना 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा अपने पास 34, और 34 में से आप -5 करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 29। तो आ गया ना आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर मान लो आप स्टार्टिंग से चेक करते तो आपको ये भी चेक करना पड़ता, फिर आप ये भी चेक करते, फिर आप ये भी चेक करते, उसके बाद में आप यहाँ पर आते, आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, टाइम कितना खराब होता। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो फटाक से जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ना उसको ट्राई किया। अब ऐसा कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि इस क्वेश्चन को यार बाद में सोल्व करेंगे, और उसके बाद में अपने पास इतना टाइम नहीं बच पाता कि हम उस क्वेश्चन तक वापस जाएं। तो आप उस केस में क्या किया करो कि इस तीसरे या चौथे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिका दिया करो आप। 70 से 80% केस में इन्हीं दो में से कोई आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आया होगा। और वीडियो यदि दोस्तों आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक आपको जरूर कर देना है, और चैनल के ऊपर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो अपनी सीरीज है, एक सीरीज अपने को दी गई है 17, 12, 6, -5। यहां पर क्या नंबर आएगा ये अपने को बता, चेक करें। 17 और 12 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। 12 और 6 के बीच में 6 का गैप है, और 6 और -1 के बीच में 7 का गैप है। भाई 6 से 0 जाओगे तो 6 का गैप हुआ, लेकिन हम लोग तो -1 तक जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर 7 का गैप हो गया। यहाँ पर 5 का गैप, यहाँ पर 6 का गैप, यहाँ पर 7 का गैप, तो आगे कितने का गैप आएगा, 8 का गैप आएगा। तो 8 का गैप रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं था सवाल के अंदर। अब कई बार क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन दे दे आपको, ऐसे सीरीज आ जाए कोई, जैसे ऐसे पूछ लेगा यहाँ पर क्या आएगा, या फिर ऐसे दे दे यहाँ पर क्या आएगा, इस हिसाब से दे दे। तो अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है, उसी केस के अंदर आप इन क्वेश्चन को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आपको टाइम लग जाएगा काफी। तो यहां पर मुझे पता लग रहा है कि 121 तो 11 का स्क्वायर होता है ना, 144 12 का स्क्वायर है, 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, तो डेफिनेटली यहां पर 14 का स्क्वायर आएगा जो 196 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, 125 फिर 216 125, तो 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है,
अच्छा, ये स्क्वायर रूट क्यूब तो आप मेरे हिसाब से समझते होंगे। जो आपका 343 होता है ये आपका 7 का क्यूब होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 8 का क्यूब आएगा, 8 का क्यूब आएगा, और 8 का जो क्यूब होता है वो तो 512 होता है, 512 होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज पता है क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ नंबर्स के स्क्वायर भी याद रखें, कुछ नंबर्स के आप क्यूब भी याद रखें। तो आपको कहां तक के स्क्वायर याद रखने हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कम से कम आप 1 से लेकर के 20 तक के तो स्क्वायर याद कर लो। क्यूब कहां से कहां तक के याद करोगे, 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद कर लो। और आपको डेफिनेटली कुछ टेबल्स भी आपको याद होनी चाहिए, कम से कम आपको 1 से लेकर के 20 तक की टेबल तो हर केस में याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा कि जो अपनी स्पीड आएगी ना, क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड अच्छी होगी, और जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी पेपर को अटेम्प्ट करने में आप उतना ही कम वक्त लोगे, और जितना कम वक्त लोगे ना उस क्वेश्चन आपके जो पेपर हो उसको आप वापस से देख सकते हो कि कहीं मैंने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया। हर पेपर को करने का एक तरीका होता है कि किस हिसाब से आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। कई कैंडिडेट्स को पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता होता, वो एक बार भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के अंदर से गुजर ही नहीं पाते और कहते हैं कि पेपर बहुत बड़ा था। खैर, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अपना हो गया, शायद समझ में आ गया होगा आपके, और कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार आप खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको बताया, उन्हीं स्टेप को फॉलो करिएगा जो मैंने आपको बताई। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेता हूं, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करके देखिए। किया होगा आपने ट्राई, और आंसर भी उम्मीद उम्मीद करूंगा कि आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या अपने पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 इक्वल टू 6, ये अपने पास क्वेश्चन। उसने क्या कहा है, इनमें से किन नंबर को मुझे इंटरचेंज करना चाहिए ताकि इक्विवेलेंट में मुझे 6 मिल जाए। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लास्ट से चेक किया करो, क्या पता अपने को लास्ट से आंसर फर्स्ट मिलता हो। अगर लास्ट से आंसर फर्स्ट नहीं मिलता, एग्जामिनर का खोपड़ा थोड़ा खिसका हुआ है, तो फिर आपको फिर चारों के चारों ऑप्शन ही कई बार चेक करने को भी मिल जाते हैं, चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़े। ठीक है, तो अपनी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो 6 की जगह पर तो मैं 5 रखूंगा और 5 की जगह पर मैं 6 रखूंगा, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, 6 की जगह मैंने 5 रखा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 4, और 5 की जगह मुझे क्या रखना है, 6। ठीक है, अब इसको मुझे उसी तरीके से सोल्व करना है, बोर्ड मास रूल के तहत आपको सोल्व करना है। सोल्व करें, देखो 8 में 4 का भाग लगाओगे तो 2 आएगा, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, और 12 में से 6 गया तो कितना आएगा, 6। आ तो रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फटाक से हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप एग्जाम में सोल्व करोगे इस तरीके से करोगे ना, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये मेंसुरेशन का सवाल है, और कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, मेंसुरेशन के सवाल को देख करके घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही शानदार सा तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और ये तरीका जो है वो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा है, 88 घन सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के तार से 4 mm का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई क्या है। मैं आपसे कहूं ये पेन मेरे पास है, इस पेन से मुझे एक रिंग बनानी है, तो इस पेन से यदि मैं रिंग बनाऊंगा तो जितना इस पेन का वॉल्यूम होगा उतना का उतना उस रिंग का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, उतना ही वॉल्यूम होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि इसी पेन से मैंने रिंग बनाई है। तो यहां पर उसने क्या कहा
कि 88 घन सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के तार से हमने 4 mm का तार बनाया है, तो यहाँ पर जो 88 घन सेंटीमीटर के तांबे वाला जो तार है उसका वॉल्यूम उस 4 mm के तार के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर जो आपका तार हमने बनाया है, तार जो बनता है वो हमेशा एक सिलेंडर की शेप में होता है, हमेशा एक बेलन की शेप में होता है। चलो, जो हमने तार बनाया समझ लो वो कुछ ऐसा है, वायर जो हमने बनाया है वो कुछ ऐसा है, उसकी जो लेंथ है अपने पास वो है L। उसने पूछा अपने से क्या तार की लंबाई क्या है, वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, उसने अपने से पूछा है। अब देखो 88 घन सेंटीमीटर व्यास वाले ये अपने को वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम कितना दिया 88, ये 88 बताओ इस वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? तो अब यहां पर अपने को सिलेंडर का वॉल्यूम ध्यान में होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। और कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट याद करके जाते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो तो ये होता है, जो आपका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो ये होता है, और एग्जाम में क्या करते हैं वॉल्यूम की जगह कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और आपका या तो आंसर मिलेगा नहीं आपको, या फिर मिल भी जाएगा तो आप उसको टिक कर दोगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक तरीका आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको उन फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मेंसुरेशन 3D के अंदर किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला कभी याद ही नहीं करना पड़ता, आप मन ही मन में उन क्वेश्चंस उन फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको इस फॉर्मूले को डिराइव करना बताऊंगा कि आप मन ही मन में कैसे डिराइव कर सकते हो। फिलहाल के लिए पहले मैं इस क्वेश्चन को निपटा दूं। इसका वॉल्यूम होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। खैर यहाँ पर तो h लेंगे नहीं क्योंकि h तो यहाँ पर l की इक्विवेलेंट है, तो यहां से मैं एक बार h को हटा दूं, l हमने ले लिया, ठीक है। पाई एक कांस्टेंट है, वैल्यू होती है 22/7, r रेडियस है और l क्या है, लेंथ है। तो 88 इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7। अब यहाँ पर देखो अपने को रेडियस चाहिए, उसने अपने को डायमीटर दिया है 4 mm, इसको अपने को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो इसका हाफ करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2 mm। अब ये मामला तो mm में चल रहा है और ये जो मामला है वो सेंटीमीटर में चल रहा है, और किसी भी इक्वेशंस के अंदर यूनिट्स जो होती हैं वो हमेशा सेम रखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ सेंटीमीटर रख के बैठे हो और उसी टाइम आप mm रख करके सोल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं, सारी की सारी यूनिट सेम होंगी। तो यहाँ पर mm है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में बनाओ ना, और इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए आप इसमें भाग लगाओगे 10 का, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.2। तो अपने पास रेडियस कितनी आ गई, रेडियस तो अपने पास 0.2 आ गई ना, रेडियस 0.2 आ रही है। अब अपने को इसका स्क्वायर करना है, 0.2 के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो इस 0.2 का स्क्वायर आप करोगे तो स्क्वायर करने के बाद में पॉइंट जो है वो 2 अंकों बाद में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.04। तो यहाँ पर आप रख दो ना ये वैल्यू 0.04, और एल की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो एल से। अब एल की वैल्यू निकाल देनी है, कैलकुलेशन आसान हो गई। और जब भी ये छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं उनको कहीं साइड में किया करो, आप यहीं पर उसको मत अप्लाई करने लग जाए करो, वैसे क्या होगा 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे आपकी, टाइम खराब हो, टाइम खराब नहीं करना बिल्कुल भी। देखो सोल्व करें इसको, एल की वैल्यू निकालें तो 88, या फिर थोड़ा सा इधर ही कर दूं मैं निपटारा इसका। देखो 22 से काटूंगा, एक मिनट रुकना। देखो 22 से काटता हूं तो 22 चौक 88, तो 4 × 7, ये 0.04 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू एल, ठीक है। अब ये मामला किस में चल रहा है, ये मामला अब सेंटीमीटर में है, सब कुछ सेंटीमीटर में है, लेकिन आंसर उसने मीटर में पूछा है। अब अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड किया जाता है, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो नीचे केवल 4 बचेगा, ये आपको डेफिनेटली सोल्व करना आता होगा। इसको सोल्व करोगे तो आपके 4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कई स्टूडेंट के एक चीज यहाँ पर दिमाग में आएगी कि क्या मुझे ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि mm को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसीमीटर को डेकामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेकाग्राम को डेसीग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स इनको याद रखते हैं और एग्जाम के टाइम वो कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, कुछ का कुछ कर देते हैं, वो किसी प्रकार का
कन्वर्ट किसी में करना होता है और कन्वर्ट किसी चीज में, अलग चीज में कर देते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक ऐसी शानदार सी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें केवल और केवल आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है और उस लाइन की हेल्प से आप मन ही मन में सारी चीजों को कन्वर्ट कर दोगे और कभी कंफ्यूज नहीं। कौन सी लाइन है, उस लाइन को देखना आप। देखो, एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई। क्या लाइन लिखी मैंने? किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। केवल ये लाइन अपने को ध्यान में रखनी है और आपके कभी भी डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले। बताओ मैं कुछ चीजें देखो, यदि मैं सबसे पहले डिस्टेंस की यूनिट्स में देखूं, लंबाई की यूनिट्स में देखूं, लेंथ की यूनिट्स में देखूं, तो एमकेएस पद्धति के अंदर जो आपकी लेंथ होती है उसको किसमें मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं ना। तो यहां से के जो है, के डिनोट करता है आपके किलोमीटर। मैं गलत एक बार चेंज करूं इसका, ठीक है। एच जो है, एच बताता है आपका हेक्टामीटर, और जो डी है वो डेकामीटर को बताएगा, एम मीटर को बताएगा, ये जो डी है ये डेसीमीटर को बताएगा। अभी मैं देखो डिस्टेंस की यूनिट्स की बात कर रहा हूं इसलिए मैं मीटर यहां पर काम में ले रहा हूं। आगे मैं इसका, इस लाइन का एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो, और दोनों तरीके बहुत ही शानदार हैं। यहां पर सी जो है वो सेंटीमीटर को बता रहा है और जो एम है वो मिलीमीटर को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ हेक्टामीटर है, यहाँ डेकामीटर है, मीटर है, फिर डेसीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर है। और इन सबके बीच में 10 भाई साहब बैठे होते हैं। यहाँ पर 10 भाई साहब बैठे हैं, देखो इन दोनों के बीच में भी 10 बैठा है, इन दोनों के बीच में भी 10 बैठा है, इन दोनों के बीच में 10 बैठा है, यहाँ पर भी 10 बैठा है और यहाँ पर भी 10 बैठा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मुझे ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर और हेक्टामीटर के बीच में कितने 10 बैठे हैं? केवल एक 10 बैठा है ना। तो आप क्या कह दोगे कि 1 किलोमीटर जो है वो 10 हेक्टामीटर के बराबर होता है। याद नहीं करना पड़ा। अब मैं आपसे कह दूं, बताओ मुझे कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? तो आप किलोमीटर को देखो और डेकामीटर को देखो और ये देखो कि दोनों के बीच में कितने 10 बैठे हैं। तो दोनों के बीच में 2 10 बैठे हैं ना। और जब भी एक 10 से ज्यादा 10 आपको बैठे हुए मिल जाए तो आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दिया करो। 2 10 बैठे हैं, एक 10 से ज्यादा बैठे हैं, तो किलोमीटर और डेकामीटर के बीच में 2 बार 10 बैठे हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। तो 1 किलोमीटर जो है वो बराबर हो गया अपना 100 डेकामीटर। अब आप कुछ भी कन्वर्ट कर लो चाहे, चलो अब वर्बली कन्वर्ट करते हैं। ये मुझे बताओ कि एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो डेकामीटर और डेसीमीटर के बीच में 2 बार 10 बैठे हैं ना, आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 100। यानी कि एक डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। ऐसे ही मुझे ये बताओ कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अरे डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में तो इकलौता 10 भाई साहब बैठे हैं, यानी कि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब सबको अपने को पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ये लगभग सबको पता होता है। एक बार इससे मैच करा कर देखें क्या? देखो ये तो किलोमीटर बैठे हैं, यहां पर मीटर बैठे हैं, दोनों के बीच में कितने बार 10 है? 3 बार 10 है। आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा, 1000 आएगा। यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नहीं याद करना पड़ा। अब वहां पर मैंने क्या कन्वर्ट किया था? मैंने आपके मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? इकलौता 10 बैठा है, यानी कि 10 मिलीमीटर हो गए। आप इजीली उसको कन्वर्ट कर दोगे। अब इस चीज का केवल यहीं पर यूज नहीं है, इस लाइन का एक चीज में और यूज है और उन चीज को भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये तो हमने बात की लेंथ की यूनिट्स की। यदि मैं बात करूं वेट की यूनिट्स की, तो वेट की यूनिट्स की यदि बात करें तो ये किलोमीटर अब किलोमीटर नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा आपका किलोग्राम।
ठीक है, वेट की यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, किलोग्राम ये हो गया है। ये क्या हो जाएगा, हेक्टाग्राम। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पर। ये हो गया आपका डेकाग्राम, ये हो गया आपका ग्राम, फिर हो गया डेसीग्राम, उसके बाद में आ गया सेंटीग्राम, और उसके बाद में यहां पर अपने को मिलेगा मिलीग्राम। ठीक है, सारी हम लोग वेट की यूनिट्स लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लेंथ की यूनिट्स लिखी थी। अब ये किलोग्राम, ये हेक्टाग्राम, ये डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर है आपका डेसीग्राम, फिर है आपका सेंटीग्राम, और फिर है आपका मिलीग्राम। यहाँ पर भी दोनों के बीच में 10 बैठा होता है। ये 10, ये 10 पीछा नहीं छोड़ता कभी इनका, देखो दोनों के बीच में 10 बैठा है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। 10 बैठा मिलेगा आपको हर चीज। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टाग्राम होंगे। कितने 10 बैठे हैं, इकलौता 10 बैठा है, यानी कि 1 किलोग्राम में 10 हेक्टाग्राम होंगे। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कि 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे। कितने 10 बैठे हैं, 2 बार 10 बैठे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो ना आपस में। तो 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं। मैं आपसे कह दूं मुझे बताओ कि 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं। तो कितने 10 बैठे हैं, 2 10 बैठे हैं, तो 100 डेसीग्राम होते हैं। अब एक चीज अपने को सबको पता होती है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये अपने को सबको पता होता है। यहां से करें क्या, उसको प्रूव करें। देखो, ये तो बात हुई किलोग्राम की। यहां पर बैठा है अपना ग्राम। दोनों के बीच में कितने 10 हैं, दोनों के बीच में 3 10 हैं। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास 1000 आ जाएगा। यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब मेरे हिसाब से आप कभी इन चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, और वो है कि आप मन ही मन में उन फॉर्मूले को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा। यहां पर मैं चाहता हूं कि आप तक मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर करूं, ताकि आपको क्लास देखते टाइम ऐसा ना लगे कि यार मेरा थोड़ा भी टाइम यहाँ पर जाया हुआ है। बस आपको मन लगा करके यहाँ पर जो भी चीज हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है, उसको बहुत ही ढंग से सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं यहाँ पर। देखो, जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो उस दौरान अपने पास 2 प्रकार की शेप होती हैं, 2 टाइप की शेप होती है। एक तो होता है अपने पास प्रिज्म, यहां पर मैं केवल एक बार प्रिज्म की ही बात करूंगा। और एक होता है अपने पास पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड। अब ये प्रिज्म की खास बात क्या होती है कि प्रिज्म का जैसा बॉटम होता है वैसा का वैसा टॉप होता है, जैसा वो नीचे से दिखता है वैसा का वैसा ऊपर से दिखता है। तो आपको डेली लाइफ में यदि ऐसी कोई भी चीज देखने को मिल जाए जो नीचे से जैसी है वैसी की वैसी ऊपर से है, तो आप कह दोगे ये तो प्रिज्म है। और जैसी नीचे से है वैसी ऊपर से नहीं है, तो आप कह दोगे ये पिरामिड है। पिरामिड के अंदर जो टॉप होता है वो हमेशा पॉइंटेड होता है, हमेशा नुकीली शेप का होता है। अब जैसे देखो, प्रिज्म मैं आपको बनाकर बताऊं। जैसे मैं एक सिलेंडर ले लूं, ये एक सिलेंडर है, और मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ कि ये प्रिज्म है कि पिरामिड है, तो आप इसका बॉटम देखोगे। बॉटम क्या है, सर्कल की शेप में है, और सर्कल की शेप में ही इसका टॉप है। यानी कि टॉप और बॉटम तो सेम से हैं, और सेम से हैं तो ये शेप आपकी क्या है, ये तो प्रिज्म हो गई। ठीक है, और पिरामिड की बात करूं तो पिरामिड के अंदर जैसे मान लो ये तो बेस है, और ऐसा यदि मैं बना दूं तो इसका जो टॉप है वो तो पॉइंटेड है, नुकीला है। जैसा टॉप है वैसा बॉटम नहीं है, यानी कि ये शेप क्या है, ये पिरामिड है। ये शेप क्या है, ये प्रिज्म है। अच्छा, और भी कोई शेप होती है क्या जो प्रिज्म का एग्जांपल होती है? अरे होती है ना, काफी सारी हैं। जैसे ये देखो, क्यूब है, जैसा बेस है वैसा का वैसा टॉप है। आप क्यूबॉइड ले लो, जैसा बेस है वैसा का वैसा टॉप है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आपके प्रिज्म के। अब प्रिज्म का यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भाई? मैं ये कहूं कि मुझे इस पेन का वॉल्यूम चाहिए, तो आप इस पेन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? यदि इसके बेस का वॉल्यूम, बेस का एरिया मुझे मिल जाए, तो ये जितनी हाइट तक है, यदि उस बेस को मैं उतनी हाइट तक रिपीट कर दूं, तो बताओ मुझे इस पेन का वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। तो सिंपल सी चीज अपने को वॉल्यूम निकालते टाइम यही ध्यान में रखनी है
कि इसके बेस को यदि इसकी हाइट तक मैं रिपीट कर दूं तो मुझे इस पेन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बस वैसी की वैसी चीज यहाँ पर अप्लाई करो आप। देखो ये नीचे क्या है, नीचे सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट जो है वो हमने मान ली कि स्मॉल एच है। अब पाई आर स्क्वायर तो इसका बेस है, इसी बेस को यदि मैं एच हाइट तक रिपीट कर दूंगा तो बताओ मुझे प्रिज्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो आप इस पाई आर स्क्वायर को एच हाइट तक रिपीट करोगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। अब बताओ कभी याद करना पड़ेगा कि इसको दिमाग में फटाफट माइंड में सेट करो कि एक सिलेंडर है, बेस जो है वो सर्कल के शेप में है, यानी कि पाई आर स्क्वायर होगा, एच हाइट तक रिपीट करना है, पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यदि अपने को इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसके अंदर कभी भी आपका बॉटम शामिल नहीं होता और ना ही उसमें आपका टॉप शामिल होता है, यानी कि इसका आप सरकमफेरेंस निकालो और एच हाइट तक रिपीट कर दो। तो सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। एच हाइट तक रिपीट करोगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। कंफ्यूज नहीं होगे, कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं उसके अंदर। वॉल्यूम की जगह तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता है। समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें यदि आप राइट डाउन करना चाहो तो आप निश्चित रूप से राइट डाउन करिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वे बहुत ही शानदार चीजें, आपकी डेली लाइफ में भी वो चीजें काम आ जाए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक स्कूल में इंग्लिश, हिंदी और मैथ के लिए सीटें 12:8:5 के अनुपात में, अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, इन सीटों को क्रमशः 25%, 50% और 80% से बढ़ाने का प्रस्ताव है। सीटों का नया अनुपात ज्ञात करो। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही शानदार सी चीज बताऊं, यदि मैं आपको कोई भी संख्या लिखकर दे दूं, मैं आपसे कहूं कि ये एक नंबर है 1015, मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका 10% चाहिए, तो आप इसी कैलकुलेट मत करने बैठ जाना कि 1015 मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, भाग लगा रहे हो 100 का, फिर 10 से कम 10, 10 दहाम 100, फिर इसको सोल्व करोगे तो 101.5, ये 10% है। इतना काय को करना अपने को, इतना नहीं करना। जब भी 10% की बात करें तो कोई भी नंबर है ना, उसके राइट साइड से एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा दिया करो, 10% आ जाएगा। राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ो और पॉइंट लगा दो, यानी कि 101.5 जो है ना वो इसका 10% है। ये वही तो आया, कई को कैलकुलेट करें। तो ये चीज अपने माइंड में ध्यान रख लो, याद रख लो इस चीज को कि जब भी 10% कैलकुलेट करना होता है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़ करके पॉइंट लगाना है। अगर 20%, 30%, 40% निकालने के लिए बोल देता तब क्या करते हैं, ये तो केवल 10% के लिए है। तो जो भी 10% है, मान लो अपने को 30% कैलकुलेट करना है तो इस 10% को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% आ जाएगा। 40% पूछे तो इसी 10% को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40% आ जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा मान लो कि ऐसा दे दे अपने को कि अपने पास जैसे एक इजी सा नंबर ले लेता हूं मैं 60, और अपने से कह दे कि इसका 50% मुझे बताओ कितना होगा। तो जब भी किसी नंबर का अपने को 50% निकालना होता है, 50% कैलकुलेट करना होता है, तो डायरेक्ट आप उस नंबर का हाफ कर दिया करो, उस नंबर का आधा कर दिया। तो इस 60 का मैं हाफ करूंगा तो 60 का हाफ तो 30 होता है ना, 60 का हाफ हो गया 30, यानी 60 का जो 50% होता है वो कितना होता है, 30 होता है। चलो मुझे 50% कैलकुलेट नहीं करना, मुझे कैलकुलेट करना है 25%। फिर कैसे कैलकुलेट करूंगा, फिर आप क्या करो, जो भी 50% आया है ना, 50% का हाफ कर दो, भी 50 का आधा ही तो 25 होता है, तो आप इसका हाफ कर दो, तो 30 का हाफ करो तो कितना आ जाएगा अपने पास, 15, यानी कि 60 का जो 25% है वो कितना है, 15 है। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे आपको टाइम भी नहीं लगेगा। बस एक दो बार आपके प्रैक्टिस में जब चीजें आ जाएंगी फिर आपको डेफिनेटली टाइम नहीं लगेगा, स्पीड बहुत शानदार। देखें क्वेश्चन को अब, देखते हैं उसने क्या कहा। एक स्कूल में इंग्लिश, हिंदी और मैथ के लिए सीटें क्रम से 12:8:5 में, ठीक।
अब उसने क्या कहा, इन सीटों को क्रमशः 25%, 50% और 80% से बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो यहां पर मैं इन रेशियोज के परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं यहां पर इन रेशियोज को ऐसे लिख दूंगा 120, 80 और 50। नहीं, रेशियो चेंज थोड़ी हुआ है, रेशियो तो अभी भी वही अपना 12, 8 और 5 का रेशियो ही है, रेशियो चेंज थोड़ी हुआ है, रेशियो चेंज नहीं हुआ। रेशियो चेंज कब हो जाता, आप ऐसा नहीं कर सकते थे यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया, आप यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाए बैठे हो और यहाँ पर 3 जीरो बढ़ाए बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जीरो आप बढ़ाए हो उनको काटोगे तो रेशियो वही मिलेगा आपको, 12:8:5 का। ओके, अब उसने क्या कहा अपने को, इन सीटों को क्रमशः 25%, 50% और 80% से बढ़ाने का प्रस्ताव है। पहले को बढ़ाया है 25%, तो इसका 25% कैलकुलेट करो तो 120 का 50% होता है 60, 60 का आधा होता है 30, यानी कि 120 का 25% कितना है, 30 है। तो 120 में जब आप 30 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 150। ठीक है ना। अब देखो इसमें उसने कितना इंक्रीज करने को बोला, उसने कहा 50% इंक्रीज करो, 80 का 50% 40 होता है, 80 में 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 120। यहां पर बात 50 की कर रहा है, 80% से बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो इसका 10% कितना होगा, 5 होगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 × 5 40 हो जाएगा, यानी कि इसमें आप 40 इंक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 40 90। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपके, इजीली आपके समझ में आ रहा होगा। अब उससे रेशियो पूछा अपने से, रेशियो क्या होगा, तो इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो कट गए, बचा कितना, 15, 12 और 9। अभी ये रेशियो नहीं है, ये फर्दर भी कट सकते हैं, जब तक कोई नंबर लगातार कट रहा है उसको तब तक काटो, उसके बाद में अपने को एक रेशियो वाली वैल्यू मिलती है। तो अभी तो कट रहा है ना, ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, कितना आ रहा है, 5:4:3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। ओके दोस्तों, आगे हम लोग मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन से बस कैलकुलेशन कर दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। क्या कहा इसमें, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, क्रमशः 500, 750 और 1250 वोट प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले, तो यहाँ पर 1250 है, सबसे ज्यादा वोट है ना, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही तो जीतता है, तो 1250 को ऊपर रखो। पूछा क्या आपने से, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले, तो इन तीनों को ऐड करो आप, तो ये कितना आएगा अपने पास, देखो ये 500 और 750 और ये आपका 1250 हुआ, तो 7 और 5 12, 1250 ये हो गया, 1250 ये हो गया, 1250, 1250 करोगे तो 2500 आएगा, तो 2500 का भाग लगा दो। और परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में कोई चीज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 25 पंजे 125 होता है 50, यानी कि 50%, ऑप्शन नंबर ए। कितनी आसान चीजें, बस अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगला पूछना क्या चाह रहा है, और जैसा एग्जामिनर बोल रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करते चले जाओ, आंसर आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को देखो आप, ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये वैसे क्या है, थोड़ा ऐसे आगे तक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा लिख देता हूँ एक बार, 0.2727 एंड सो, ये ऐसे जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं, 27272727, ऐसे आगे तक जाते हैं, जब आगे से नंबर जाते हैं ना एंड सो ऐसे डॉट 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 करके दिखा देते हैं। अब जब ऐसे नंबर आपके रिपीट होते हैं और उसको लिखना आपको फ्रैक्शन की फॉर्मेट में है, तो अब देखो एक चीज यहाँ पर मैं और बताऊंगा आपको कि जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको ऐसे ही दे, एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लगा है, वही विनिकुलम लगा है, वही बार लगा है, वही आपका कॉम्प्लीमेंट लगा है जिसकी चर्चा हमने दूसरे या तीसरे क्वेश्चन के अंदर कब की थी। क्या लगा है, ये वही बार लगा है, और इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो बार लगने का मतलब यही है कि ये जो संख्या है ये लगातार रिपीट हो रही है, और जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में, उतने ही 9 को बैठा दिया जाता है, उतने ही 9 को बैठा दिया जाता है। तो ये जो नंबर है किसके इक्वल है, 0.27 कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 27। आगे वाली संख्याओं को हटा दो, इनको तो आप हटा दिया करो, बचा क्या 27। तो 27 को तो अंत में रखो, यानी कि न्यूमरेटर के अंदर रखो,
कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं? देखो 2 7 2 7 2 7 2 7, दो नंबर ही तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से? 2 और 7। तो जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने ही नो नीचे बैठा दिया करो। दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो यहां पर दो नो नीचे बैठा। अब इसको सोल्व कर दो बस। 9 से काटता हूं, 9 से 27, 11, 3/11 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि कहीं कोई आपके डाउट नहीं आ रहा होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।